आज पूरा सदन ही नहीं, पूरा देश आहत है और उसी आहत की श्रृंखला में आज हम सब यहां पर इस सदन में उस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आप यहां पर आए हैं। एक फिरस्त तो कुछ और आप लोगों के उन बयानों की ओर भी मैं ध्यान दिलाना जरूर चाहूंगा जो समय समय पर आप लोग बोलते रहे हैं और किस तरीके के बयान आप लोगों के रहे हैं। ये वास्तव में आप लोग नारी गरिमा की बात करते हैं। देखिए, बदायूं में मई 2014 में 14 और 15 वर्ष की दो बालिकाओं के साथ चचेरी बहनें थी। खेतिहर मजदूर की बेटी थी। शौचालय की सुविधा गांव में नहीं, घर के पास नहीं थी और उन बेटियों के साथ किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई थी और उन सभी उसको लेकर के दुनिया ने उस मुद्दे को उस समय उठाया था और उस समय आप लोगों ने किस प्रकार की बुलंदशहर के मामले में, बुलंदशहर में जुलाई 2016 में बुलंदशहर के राजमार्ग पर जो सामूहिक बलात्कार की घटना घटित हुई थी, उस समय भी आपके नेताओं के बयान क्या आए थे। तत्कालीन आपके कैबिनेट मंत्री आजम खान ने क्या कहा था ये तो एक राजनीतिक साजिश है और यह सरकार को बदनाम करने के लिए की जा रही एक हरकत है। ये आपके मंत्रीगण बोलते थे, तब आप स्पीकर की चेयर पे पांडे जी आप बैठते थे। चिन्हट में जून 13 में एक 5 वर्ष की बालिका के साथ जो घटना घटित हुई थी, उस समय भी जनता में भारी आक्रोश था। सुल्तानपुर में फरवरी 17 में जो घटना घटित हुई थी और एक महिला ने 13 में समाजवादी पार्टी के एक विधायक पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया था। आरोप था कि विधायक ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर महिला के साथ दुष्कर्म किया है। महिला ने उस समय पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन राजनीतिक दबाव में उसको न्याय नहीं मिल पाया और फरवरी 17 में उस महिला की हत्या कर दी जाती है। ये घटनाएं आपके समय में लगातार घटित होती थी। ऐसे लखनऊ के मोहनलालगंज में जुलाई 14 में, हापुड़ में 2013 में एसिड अटैक की घटनाएं, ढेर सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसका जवाब हमारे सहयोगी यहां पर समय समय पर आपको उपलब्ध करवाएंगे और उन सभी बातों को देंगे। मान्यवर, मैं आज के अवसर पर इस जरूर बोलना चाहूंगा कि ये जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, ये महिला संबंधी अपराध रोकने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पहल होनी चाहिए वह उनके सशक्तिकरण की होनी चाहिए और सशक्तिकरण में हर एक स्तर पर उन्हें सशक्त करने की दिशा के लिए जो कदम बढ़ाए जाने चाहिए। और आज उसी का परिणाम है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने जो कदम बढ़ाए हैं उसके परिणाम सामने आए हैं। प्रदेश में तो हर व्यक्ति जानता है 17 के पहले क्या स्थिति थी और मैं तो पहले भी बोलता हूं, नाराही चल गया था यूपी में, तो देख सपाई बिटिया घबराई। अब ये मैं थोड़ा बोलता हूं, पब्लिक बोलती थी। क्या ये सच नहीं था कि मध्य यूपी और पश्चिमी यूपी के अंदर कोई भी सजग अभिभावक अपनी बेटी को पढ़ने के लिए तो दूर छात्रावास में भेजता था या रिश्तेदारी के पास यूपी के पास बाहर भेजता था, यूपी के अंदर नहीं पढ़ा पाता था, नहीं हो पाता था। प्लान की घटनाएं क्या संकेत करती थी? ये यूपी के अंदर की अराजकता को, 17 के पहले की अराजकता को बताता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि वेलफेयर स्कीम का लाभ, महिलाओं की भागीदारी, महिला कार्यबल और किस रूप में हुआ है 2013 के पहले, 2017 के पहले
उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 13% महिलाएं वीमेन वर्क फोर्स थी, जो महिलाएं कार्य करती थी, रोजगार उनको प्राप्त होता था, नौकरी कर रही थी, केवल 13% उनका योगदान था यूपी में। और पिछले 9 वर्ष के अंदर एक सतत प्रयास सुरक्षा का माहौल प्रदान करने का परिणाम क्या है? आज 13% से बढ़कर के 36% से ऊपर हुआ है महिलाओं की भागीदारी प्रदेश के विकास में, 36% हुई है। यानी ये दिखाता है कि हां, उनके सशक्तिकरण के परिणाम सामने आए हैं और महिला वीमेन वर्क फोर्स आज 36% होने का परिणाम क्या है? इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी 3 गुना बढ़ी है, 3 गुना है। पर कैपिटा इनकम 3 गुना हुई है। महिला अपराध इसके लिए रोका गया था। आज महिला अपराध में अगर आप देखेंगे, एनसीआरबी के ही आंकड़े अगर आप देखेंगे, हत्या के मामलों में 43% की गिरावट आई है। 16 की तुलना में अगर हम 25 में इसकी तुलना करें, 43% कमी आई है। दहेज मृत्यु में 19% की कमी आई है। बलात्कार और दुष्कर्म से जुड़े हुए मामलों में 67% कमी आई है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर के वे आंकड़े हैं जो उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा, सम्मान और उनके स्वावलंबन से जुड़े हुए वे महत्वपूर्ण कदम हैं, जो कदम प्रदेश के अंदर उठाए गए हैं। और उन्हीं कदमों को एक नई गति देने के लिए, नया स्वर देने के लिए आज हम सब आए हैं इस सदन में कि देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य में के विधानमंडल में इन मुद्दों पर चर्चा हो, आधी आबादी को उसका सम्मान मिल सके, उनके स्वावलंबन की रक्षा हो सके और उनके आत्मनिर्भर होने की दिशा में कदम बढ़ाए जा सके। और जैसे उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए हैं, विभिन्न क्षेत्र में उनके सशक्तिकरण के लिए कार्य बढ़ाए गए हैं, कदम बढ़ाए गए, आज उसके परिणाम उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिले हैं। और हम लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था के साथ साथ उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में सफलता प्राप्त की और आज उसी सफलता को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उनकी राजनीतिक भागीदारी, नीति निर्धारण और देश के कानून निर्माता के रूप में आधी आबादी आगे बढ़ सके, इससे संबंधित आज ये प्रस्ताव मैं इस माननीय सदन में रख रहा हूं। और मैं इस माननीय सदन से इस बारे में अपील करूंगा कि अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि हम लोग महिला आरक्षण के समर्थन में हैं, तो फिर इस सदन में इस चर्चा में भाग लेकर के संसद के अंदर हुई घटना की भर्त्सना करें, फिर उसकी निंदा की जानी चाहिए। फिर नियम तो वही है जो सदन की परंपराएं बोलेंगे। हां, वही मैं कह रहा हूं ना कि आपके एक सदस्य कह रहे हैं आप अति निंदा करिए कि जो कुछ भी सदन के अंदर हुआ और उस दिन विधेयक को गिराने वाले लोगों की और उसके बाद गिरने के बाद बधाई देने वाले लोगों की निंदा होनी चाहिए। हम निंदा करेंगे, आप अति निंदा कर लीजिए। इसका आप इसी को तय कर लीजिए, क्योंकि आपके यहां शिवपाल जी जैसे विद्वान लोगों ने ये बुद्धि आपको दी होगी, तो उस बुद्धि से आपको कुछ तो सामने आया होगा। और इसलिए महोदय, मैं इस माननीय सदन में एक प्रस्ताव रखता हूं। यह सदन प्रस्ताव करता है कि भारत का संविधान में लैंगिक समानता की अवधारणा प्रावधानित है। महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में एनडीए सरकार के कार्यकाल में महत्वपूर्ण भागीदारी उनकी सुनिश्चित की गई है, परंतु अभी तक उन्हें संविधान की मंशा के अनुरूप जो अपेक्षित स्थान उनकी आबादी के अनुरूप प्राप्त होना चाहिए, वह नहीं प्राप्त हो पाया। राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में भी महिलाओं को निर्णय का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, अतः संविधान की मंशा के अनुरूप उन्हें अपेक्षित स्थान प्राप्त कराने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 एनडीए की सरकार ने पारित कराया, परंतु महिलाओं को अधिक अधिकार देने में बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं।
इस समय के पहले उन्हें अधिकार प्राप्त हो और आगामी संसद के चुनाव में यह अधिकार प्राप्त हो इस देश से जो बाधाएं उसमें पैदा की गई हैं, इन बाधाओं को चिन्हित कर उसका निराकरण एवं महिलाओं को अपेक्षित स्थान प्राप्त करने की दिशा में नारी सशक्तिकरण विषय पर यह महत्वपूर्ण चर्चा के लिए मैं इस सदन में प्रस्ताव रखता हूं और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि सभी माननीय सदस्यगण इस चर्चा में भाग लेकर के और वास्तव में चाहते हैं कि आधी आबादी को उनका अधिकार प्राप्त हो, तो फिर 17 अप्रैल को सदन के अंदर यानी देश की संसद लोकसभा में इंडी गठबंधन के आचरण की उनको निंदा करनी चाहिए, उसकी भर्त्सना करनी चाहिए और आज के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए वे इस पूरी चर्चा में भाग लेंगे तो हमें भी प्रसन्नता होगी और मुझे भी अच्छा हम लोगों इस सदन की गरिमा भी बढ़ेगी। यही कहते हुए अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर इस प्रस्ताव को रखने और इस चर्चा को आगे बढ़ाने का कि यहां पर परमिशन दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, एक मेरा आपसे अनुरोध है कि ये तो सब भाग लेने वालों के समय तय करने वाली बात। दूसरी बात यह है कि कैसे बोलेंगे, ये इधर के ज्यादा लोक संख्या इधर ज्यादा है, उधर से मांग हो रही थी। उसमें ये एक प्रस्ताव आया था कल एक सेकंड ये आप भी तय करो प्लीज। कल कार्य मंत्रणा समिति में माननीय नेता जो इधर खड़े हुए हैं, जो सीट पर बैठे नहीं हैं, जिनसे कहूंगा कि बैठ जाएं, माननीय संग्राम जी, इन्होंने ये कहा था कि संख्या के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से समय तय कर दिया जाए। 4 साल में तो मैंने वो समय नहीं तय किया था, लेकिन आज तय कर देता हूं।